हेलो एवरीवन, दिस इज जीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड हमारी सीरीज में आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको डेली 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये जो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं होंगे, मिक्स फॉर्म में होंगे। फिजिक्स के भी होंगे, इसमें केमिस्ट्री के भी होंगे बायो के भी होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को ही कंबाइंड फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तो ये प्रैक्टिस सेट इसी तरह से हम लगाते रहेंगे। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। और इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में करेंगे और इसमें साथ साथ मैं आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाऊंगी। आज की जो सीरीज है इसमें 10 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो क्या मतलब 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम से है, जिसमें हम हार्ट का पूरा वर्किंग समझेंगे क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन है डायलिसिस वाला। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो गया तो फिर चाहे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, आप जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू देख लेते हो एग्जाम तक तो आई बिलीव कि आप जो है अच्छे स्कोर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, इसमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अभी तो हम थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं, बट इसमें साइंस पेडागोजी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है जिसमें सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक मोशन चैप्टर रह रहा है, मोशन चैप्टर करेंगे और फिर साउंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर रह रहे हैं, ये 2 चैप्टर हो जाएंगे हमारी साइंस सीरीज में, तो हमारी सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जो साइंस पेडागोजी है उसमें भी हमारे 4-5 टॉपिक जो है वो रह रहे हैं, फिर हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस अकेडमी पे मिलेंगे। और इसमें ना मैं आपको एक बारी क्वेश्चंस दिखाती हूँ। इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज क्या है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी है इसमें। और ये सारे क्वेश्चन, ये देखो, ये ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ये आपके पेपर से ही लिया है मैंने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करेंगे, इसकी डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे किस तरह से हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है। उसके बाद डायलिसिस की प्रोसेस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम करेंगे एंड में। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Rhizobium bacteria is often found in the roots of gram, peas, moong, bean and other legumes. The association of the bacterium with that of the plant is known as, मतलब राइजोबियम जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से संबंध कहलाता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। रूट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं इस तरह से गांठे गांठे बनी होती हैं। और कौन से प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स कौन से प्लांट्स में होते हैं एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम हो गया, चने का हो गया, मटर का हो गया, मूंग का हो गया, जो दालों के होते हैं मैक्सिमम प्लांट्स, तो उनमें जो इस तरह से रूट्स होती है ना, उनके रूट्स में इस तरह से गांठे गांठे होती है जिसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर इस अमोनिया को जो है प्लांट्स इजली अमोनिया की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये अमोनिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन जो है हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। और ये प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, उसमें नाइट्रोजन किस तरह से उसकी हेल्प करता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और ये सारी चीजें हमने नाइट्रोजन साइकिल में कन्वर्ट पढ़ी है कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होता है अमोनिया में, फिर अमोनिया से दूसरी फॉर्म्स में। तो ये हमने सब नाइट्रोजन साइकिल में डिस्कस किया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है,
तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया में, फिर अमोनिया जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है प्लांट्स की। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस तरह की जो रिलेशनशिप है जहाँ पे रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस कहेंगे, पैरासिटिक कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक कहेंगे, या फिर इंसेक्टिवोरस कहेंगे। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है ना, उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। ठीक है, जिसमें दोनों ही प्लांट्स को, मतलब दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको होम और शेल्टर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, रूट नोड्यूल्स में उसको शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और इन रिटर्न प्लांट्स को क्या मिल रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। उसके अलावा पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जो पैरासाइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी में भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से हमारे न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट बन के, मतलब जो होस्ट की बॉडी पे फीड कर रहे हैं, जैसे कुछ वो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स हैं फॉर एग्जांपल ना, एनिमल के ऊपर कुछ लीचेस होती हैं, वो चिपक जाती हैं तो उसके ब्लड को सक कर लेती हैं। इस तरह के पैरासाइट्स जो अपनी होस्ट की बॉडी पे फीड कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासिटिक रिलेशनशिप। ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकती है, वो बेनिफिशियल भी हो सकती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप। मैक्सिमम तो ये हार्मफुल ही होते हैं जो पैरासाइट्स है। जैसे हमारी इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट रहता है तो वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो दैट इज पैरासिटिक रिलेशनशिप। बट ये जो रिलेशनशिप था इट वाज नॉट पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉफिक रिलेशनशिप में आपको पता है क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। इंसेक्टिवोरस में ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स पे फीड्स करते हैं, लाइक पिक्चर प्लांट हो गया, उस तरह के प्लांट्स को, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, उस तरह के प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और उस तरह के रिलेशनशिप को कहेंगे इंसेक्टिवोरस रिलेशनशिप। तो आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर था दैट वाज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स अबाउट ह्यूमन थॉट। इसमें 4 असर्शन दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको चारों स्टेटमेंट्स रीड करनी है और बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ठीक है, या फिर हो सकता है सारी सही हो, तो चलिए रीड करते हैं, रीड करके पता चलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विंड पाइप रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन थ्रोट, कि जो कंठ में श्वसनित खाद्य नली के सनिकर होती है। ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक साथ पैरेलली जो है रन कर रही है, पैरेलली जा रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारा जो गला है ना उसमें फ्लैप लाइक, इस तरह से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। वो ये विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, अभी दिखाती हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट, कि एयर और फूड जो है कॉमन पैसेज शेयर कर रहे हैं, मतलब एयर और फूड दोनों एक ही रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं। वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का डिफरेंट पाथ है। जो विंड है वो विंड पाइप से जाती है, विंड जो है विंड पाइप से होके जाती है जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, और जो फूड है वो ईसोफेगस से होके जाता है, और दोनों ही नलियां जो है, दोनों ही पाइप जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों ही पाइप्स जो है डिफरेंट है, ये स्टेटमेंट गलत होगी, सॉरी। फोर्थ स्टेटमेंट है, समटाइम्स फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप विच मे कॉज हिकअप्स, कई बार क्या होता है भोजन के कण जो है श्वसनली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, कई बार होता है ना खाते खाते खाना जो है गलती से कुछ फूड पार्टिकल जो है हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं तो हमें एकदम से हिचकी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, देखो इस तरह से हमारी विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ये है ट्रैकिया, और ये है ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, दिस इज फूड पाइप, और ये क्या है हमारी विंड पाइप। दोनों ही अलग अलग हैं,
जो फ्रंट पोर्शन है सामने वाला, वहां पे विंड पाइप प्रेजेंट होती है, विंड पाइप के पीछे जो है फूड पाइप प्रेजेंट होती है। दोनों के रास्ते अलग अलग है, हवा के एयर के जाने के अलग है और खाने के जाने का रास्ता अलग है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये कवरिंग होती है ताकि जो खाना है विंड पाइप में ना चला जाए। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारी विंड पाइप है ना, ये इस पे इस तरह का कवर लग जाता है जो जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। ये हमारी विंड पाइप है, ये हमारी फूड पाइप है, दोनों ही पाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, विंड पाइप जो है ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप जो है लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रही है, सॉरी यस ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारी बॉडी से उसको बाहर लेके जाती है। और ये जो फूड पाइप है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, ये क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है ये हमारे ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। ठीक है, तो दोनों ही पाइप्स जो है डिफरेंट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विंड पाइप रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन द थ्रोट, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट, दिस इज नॉट ट्रू, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है समटाइम्स फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप विच मे कॉज हिकअप्स। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो राइट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रोंग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज S1, S2, S4 आर ट्रू एंड S3 इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी सही हो जाएगी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सिल्क प्रोडक्शन से है। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो सेरिकल्चर और सिल्वीकल्चर। देखो सिल्वीकल्चर क्या होता है, इट इज कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। सिल्वीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। वो होता है सिल्वीकल्चर। हमें बताना है सिल्क की प्रोडक्शन। ठीक है, सेरिकल्चर तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म होता है, ये तो सही है, बट जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू। सेरिकल्चर होता है, सॉरी सिल्वीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। सेकंड स्टेटमेंट है सेरिकल्चर। देखो सेरिकल्चर चारों में ही दिया है, सेरिकल्चर तो सही है, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा सिल्क प्रोडक्शन के लिए। सेकंड है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है ना, मोरिकल्चर एक्चुअली कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स। कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स। मलबरी क्या होता है, तूत के पेड़, शहतूत के पेड़ जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन करने को कहते हैं मोरिकल्चर। क्योंकि हमें पता है जो हमारा सिल्कवर्म होता है वो मलबरी प्लांट के लीव्स के ऊपर फीड करता है। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स इट इज आल्सो रिलेटेड टू सेरिकल्चर। ठीक है, तो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड इनमें से कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें सेरिकल्चर को कहते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स, जिसपे मलबरी प्लांट्स पे ये हमारी सिल्कवर्म फीड करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोरिकल्चर। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं इट इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सेरिकल्चर और एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है हनी बीज की रेयरिंग करना। ठीक है, बी कीपिंग को कहते हैं एपीकल्चर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ है सेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ठीक है, क्योंकि जो हमारे सिल्कवर्म होते हैं वो शहतूत के पत्तों पे फीड करते हैं, मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में एक कथन सही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो क्या होता है ना, एसिड और बेस, हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर काफी अच्छे से किया है, डिटेल्ड में किया है। वहां हमने देखा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। और ये जो रिएक्शन होगी इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज, हीट भी रिलीज होगी। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बट इस केस में, न्यूट्रलाइजेशन के केस में हीट रिलीज होती है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो रही है और सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें एक और टर्म है कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, इट डिपेंड्स कि एसिड और बेस कैसे हैं। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल, इट वुड बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, मान लो HCl है और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NaCl। तो ये जो सॉल्ट होगा ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और यहाँ जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है ना, ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये आपका बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए। जो सॉल्ट बनता है ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि जो एसिड और बेस है ना वो किस तरह के हैं, किस तरह के नेचर के हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ लिखती हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की जो क्वालिटी उसमें आएगी। और अगर वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसको इरेज कर देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो है वो सही नहीं है, गलत है, हमें गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हमें इनकरेक्ट बतानी है ना। सेकंड है इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट, दिस इज आल्सो ट्रू, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जो कि नया सब्सटेंस है। थर्ड ऑप्शन है सॉल्ट फॉर्म्ड आर ओनली ईदर एसिडिक और बेसिक, या तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ हो रही है या तो वो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। बल्कि जब हम अभी देख के आए, पढ़ के आए हैं कि जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है हीट इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, तो हीट एब्सॉर्ब नहीं होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ना हमारी, ये गलत है। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। तो हमसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो सी और डी गलत है। तो ऑप्शन में सी और डी देख लीजिए कहाँ है, सी और डी है फोर्थ ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे मैंने ये भी दी हुई है आपको, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस अ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड सम एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल्स। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें रिलीज होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो चारों ऑप्शंस थे ए बी सी डी, इनके बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में है जो है वो क्या सही है, सेकंड में क्या सही है। जो थर्ड ऑप्शन था वो गलत क्यों था, कि सॉल्ट फॉर्म ओनली ईदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस यूज्ड। इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, salt will be neutral. If weak acid react with strong base, result may be basic, जो salt होगा वो basic होगा, and if strong acid react with weak base, तो जो salt होगा वो acidic होगा। ठीक है, heat is always absorbed in the reaction, this is also not true, ये भी incorrect था, because heat can be either absorbed or released in a neutralization reaction depending on the specific reactant and reaction. If the neutralization reaction, but जो neutralization reaction है that is exothermic, it releases heat to surrounding resulting increase in temperature. On the other hand, neutralization reaction is endothermic, it absorbs heat from the surrounding leading to decrease in temperature. But जो ये जो reaction है this is exothermic reaction. ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि not only exothermic, it depends on the situation, depends on the reaction कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो ये कहना कि एब्जॉर्ब करती है दिस इज नॉट ट्रू, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रिलीज भी कर सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स और रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एसिडिक भी ये
एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। पीछे मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक, बट इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअली रिएक्टेंट कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। बट ये जो हमने एग्जांपल लिया था HCl और NaOH वाला, इस केस में जो रिएक्शन ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें हीट जो है रिलीज होगी, सॉरी हाँ हीट रिलीज होगी इसमें। ठीक है, चलिए बाकी डिपेंड करता है कौन से रिएक्टेंट है, कौन किस तरह की रिएक्शन हो रही है, तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इन चारों में से कौन सा एक एग्जाम्पल केमिकल चेंज का नहीं है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज है क्या एक्चुअली। सो What is the difference between physical change and chemical change? देखिए फिजिकल चेंज में क्या है, ऐसा चेंजेस है जो अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, जब किसी चीज की अपीयरेंस में चेंज आए दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, मतलब उसका शेप और साइज में चेंज आ रहा है, शेप या साइज में चेंजेस हो रहे हैं, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड सॉरी फिजिकल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस लेमन को ले लीजिए, यहाँ पे ये लेमन है, लेमन को हमने यहाँ कट कर दिया, उसके बाद जो स्लाइसेस हुए तो ये स्लाइसेस भी तो लेमन के ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि लेमन से मैंगो बन गया है ना, सब्सटेंस तो सेम ही रहा। सो सब्सटेंस सेम रहा, दैट्स व्हाई दिस इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ओनली शेप और साइज, ओनली अपीयरेंस चेंज होती है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहता है, सब्सटेंस सेम रहता है। बट इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में देखिए पहले हमारे पास एक वुडन लॉग थी, हमने उसको बर्न कर दिया, बर्न के बाद उसमें सिर्फ ऐश बच गई, राख बच गई। तो पहले हमारे पास वुड थी, वुड के बाद उसके बाद जब हमने उसको बर्न कर दिया तो ऐश बन गई, तो इसमें क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई, नया सब्सटेंस बन गया है ना। सब्सटेंस जो है नया बन गया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होगी। सो दिस इज केमिकल चेंज, जहां पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, दिस चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जहां पे सब्सटेंस सेम रहता है, ओनली शेप साइज अपीयरेंस में चेंज आता है, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्लियर, तो अब ये जो चार एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस और क्रिस्टलाइजेशन। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है। तो अगर डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो हमें पता है जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, खाने को च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद जो है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, फैटी एसिड में चेंज हो रहा है ना, जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो रहे हैं। तो दिस इज केमिकल चेंज, जहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है, खाया हमने कुछ और था बट रिलीज कुछ, बॉडी को मिला कुछ और, है ना, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई। तो दिस जो फर्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज केमिकल चेंज। सेकेंड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, इट इज एक्चुअली एनारोबिक प्रोसेस, जिसमें क्या है ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट क्या है, एक फंगस है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है जब ईस्ट इसमें मिक्स कर रहे हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है हमें, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है वो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सब्सटेंस कुछ और था, यहाँ सब्सटेंस कुछ और बन रहा है, तो इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बट इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है, क्रिस्टलीकरण जो है, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज अ फिजिकल चेंज। Why it is a physical change? Because actually crystals कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर के क्रिस्टल्स बनाने हैं, आपने शुगर के क्रिस्टल्स बनाने हैं तो आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर ऐड की, पहले आपने 1 स्पून ऐड किया, 2 स्पून ऐड किए, अब इतने ज्यादा, मान लो 10 स्पून ऐड कर दिया आपने, अब इतने ज्यादा आपने उसमें स्पून ऐड कर दिए शुगर के कि ये जो सॉल्यूशन है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, कि इसमें और शुगर अब ऐड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इसमें जो हमने ये सॉल्यूट ऐड किया है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी से भी ज्यादा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बट हमने इसमें ऐड क्या किया था, शुगर, और जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो भी किस चीज के बनेंगे, शुगर के ही बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि शुगर से सॉल्ट बन गया, सब्सटेंस तो सेम ही रहा। सो दैट्स व्हाई दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। तो ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ओनली डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना कि हाउ डाइजेशन ऑफ फूड जो है केमिकल चेंज है, फर्मेंटेशन भी केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है, बट क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना ये। नेक्स्ट है animals adapt themselves to survive in the conditions in which they live. Column 1 lists the animals and column 2 lists the adaptation. Column 1 में कुछ animals हैं, कॉलम 2 में उनके अडेप्टेशंस हैं कि किस तरह उन एनिमल्स ने खुद को ढाल लिया है, किस तरह से अडेप्ट किया है सिचुएशन, वेदर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जो पोलर वियर है, पोलर वियर के लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो आइस पे इजिली वॉक कर पाए। सेकंड है रेड आइड फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है ना उसके पैड जो होते हैं, उसके फीट जो होते हैं स्टिकी होते हैं, दैट्स वाई वो जब पेड़ पे चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, तो उसके पैर चिपक जाते हैं उसके साथ, है ना। तो उसके जो पैड होते हैं, फीट होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं उसके फीट में। सो रेड आइड फ्रॉग का हो गया 3। तो ए का था 4, ए का 4 देख लो कौन से ऑप्शन में है, ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपका राइट आंसर हो गया 2। एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन मिल जाए, एक ऑप्शन से ही आपका काम हो जाए, तो जरूरी नहीं सारे ऑप्शन आप करके देखोगे। ठीक है, अगर हाँ एक ऑप्शन से नहीं हो रहा, आपको सेकंड ऑप्शन देखना है, सेकंड से भी नहीं हो रहा, फिर थर्ड ऑप्शन पे जाना है आपको। बट अगर फर्स्ट में ही आपका काम बन रहा है तो एक को टिक कीजिए, आंसर को टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, थर्ड है लॉयन। तो लॉयन जो है उसके सेंसिटिव हियरिंग होती है, दूर से ही अपने शिकार को वो सुन लेता है, उसकी आवाज को वो सुन लेता है। तो लॉयन की सेंसिटिव हियरिंग है। एलिफेंट के मॉडिफाइड टीथ होते हैं, उसके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, जो उसके टस्क होते हैं जिनसे जो लंबे लंबे से वाइट से टस्क बाहर निकले होते हैं ना, इस तरह से, वो क्या है, इसके मॉडिफाइड टीथ है, इंसीजर की मॉडिफाइड मतलब इंसीजर मॉडिफाइड होते हैं टस्क के फॉर्म में। ठीक है, सो मॉडिफाइड टीथ किसके होते हैं, एलिफेंट के। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। क्लियर? तो ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों, हिंदी में इस तरह यहाँ पे दिया हुआ मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। यार मेरा गला, एयर प्रेशर, कौन सी जो एक स्टेटमेंट है, कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी है, चारों स्टेटमेंट रीड करके आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो जैसे हम अर्थ सरफेस पे जहां रह रहे हैं, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। और हमारे बॉडी के जो इंटरनल गैस फ्लूइड्स हैं उनका भी 1 एटमॉस्फेरिक ही प्रेशर होता है। तो दोनों सराउंडिंग, हमारा जो अंदर का गैसेस हैं, फ्लूइड्स हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सेम लेवल पे होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन अस, कि एयर जो है हमारे इर्द गिर्द काफी कम प्रेशर जो है एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर उसका बहुत कम प्रेशर डलता है, जबकि ऐसा नहीं है, उसका जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उतना ही डालती है वो हमारी कोई रिश्तेदार फ्रेंड तो है नहीं कि हम पे कम प्रेशर डालेगी, वो उतना ही प्रेशर डालती है जितना अर्थ सरफेस पे है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सही नहीं है। सेकंड है, एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड ऑन कूलिंग, एयर जो है हीटिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि उल्टा है, एयर एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग। एयर क्या करता है, एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन कूलिंग। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, हमें बताना है कौन सी सही है। थर्ड है, वार्म एयर राइजेज अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जो गर्म हवा है, हमें पता है जो गर्म हवा है ना वो हल्की होती है, दैट्स व्हाई ऊपर चली जाती है, और
यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर जो है ना यहाँ का, वो डिक्रीज हो जाएगा और ऊपर जो ठंडी हवा है वो इस तरह से नीचे आ जाएगी। इसी तरह से हवाएं भी चलती हैं कि गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ रही है, तो इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है जिसकी वजह से तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ट्रू। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज, कि जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर जाएगी वहां का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, जबकि यहाँ का प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ऊपर से ठंडी हवा फिर नीचे की तरफ आएगी। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ओनली जो ऑप्शन सी है वो सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए, question number 8 is Sanjana conducted an experiment with soil to find out the rate of percolation. She observed that it took 20 minutes per 400 ml of water to percolate through the soil sample. What is the rate of percolation? संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 ml जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर क्या है? मतलब उसके पास ना 400 ml पानी था, तो जब उसने ये 400 ml वाटर है ना किसी सॉइल सैंपल में डाला तो उसमें 20 मिनट्स उसको लग गए। ठीक है, मतलब उस वाटर को एब्जॉर्प्शन में या वाटर को रसने में उसको 20 मिनट लगे। ठीक है, तो परकोलेशन रेट जो है क्या है, हमें परकोलेशन रेट बतानी है। तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, रेट ऑफ परकोलेशन हम कैसे निकालते हैं? परकोलेशन होता है पानी का एब्जॉर्ब होना, और जो सैंडी सॉइल होती है उसका परकोलेशन रेट सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। उससे कम होता है लोमी सॉइल का, और उससे कम सबसे ज्यादा होता है क्ले सॉइल का। क्ले सॉइल का जो परकोलेशन रेट है सबसे ज्यादा होता है, वाटर को पूरा एब्जॉर्व कर लेती है, वो रिसने नहीं, मतलब पार नहीं होने देती, वो पूरा एब्जॉर्व कर लेती है। लोमी सॉइल जो है सम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व करेगी, थोड़ा पानी उसमें से निकल जाएगा, और सैंडी सॉइल बिल्कुल थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्व कर पाएगी, उसमें से सारा पानी परकोलेट हो जाएगा, पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर उसके पास 400 ml वाटर है तो उसको 20 मिनट लग रहे हैं, तो उसका जो हमें रेट बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ परकोलेशन। तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज रेट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल टू, ये ml पर मिनट में होता है, इसका जो फॉर्मूला है ml पर मिनट, ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी परकोलेट हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट एंड अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस पानी को परकुलेट होने में। ठीक है, मतलब उसके पास ना मान लो 1000 ml पानी था, उसके पास 1000 ml पानी था, उसमें से उसने 400 ml वाटर जो है परकुलेट हो गया, और उसके पास ना 600 ml वाटर जो है वो रह गया। मतलब जैसे ही उसने वाटर, मान लो ये कोई सैंपल है सॉइल का, यहाँ पे इसने वो डाली है एक क्या कहते हैं उसको, फनल है, फनल में इस तरह से मिट्टी है, कोई भी सैंपल है, सैंडी सॉइल, क्ले, कोई भी एक सॉइल है, उसमें उसने जब 1000 ml पानी डाला तो उसने देखा कि 400 ml पानी तो एब्जॉर्व हो गया, और बाकी जो 600 ml पानी है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो 400 ml वाटर परकोलेट हुआ है, इसका हमें रेट बताना कि कितने पर ml पानी कितने मिनट में एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, रुको मैं इसको इरेज करूँ, बड़ा होच पोच सा हो गया ये, एक मिनट, सारा होच पोच में पहले यहाँ से इरेज करूं, फिर दोबारा से समझाती हूँ अच्छे से। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है रेट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। परकोलेशन का मतलब है स्पीड एट विच वाटर मूव्स, स्पीड एट विच वाटर मूव्स, एट विच वाटर मूव्स, कितनी स्पीड से जो है वाटर उस सॉइल के थ्रू मूव करेगा। ठीक है, परकोलेशन मतलब स्पीड एट विच वाटर मूव्स, और कितनी जल्दी जो पानी ड्रेन आउट होगा। तो सैंडी सॉइल में से पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा एज कंपेयर टू क्ले सॉइल। ठीक है, तो इसमें है रेट ऑफ परकोलेशन, अगर आपको निकालना है रेट ऑफ परकोलेशन आप कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है परकुलेट हुआ, ड्रेन आउट हो गया। ठीक है, उस फर्स्ट वाले एग्जांपल को छोड़ दो, आप ये देखो कि कितना पानी ड्रेन आउट हो गया। ठीक है,
ऑब्लिक टाइम टेकन, जो पानी ड्रेन आउट हुआ है, मतलब जो 400, मान लो हमने 400 ml ही पानी डाला या 500 डाला, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल ना। अगर सैंडी है, क्ले है, लोमी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना ड्रेन आउट होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल में तो ज्यादा ड्रेन आउट हो जाएगा और क्ले सॉइल में कम ड्रेन आउट होगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल मेंशन नहीं की गई है कि कौन सी सॉइल है, तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, बट हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है रेट ऑफ परकोलेशन का। अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट, 400 ml पानी जो है उसमें परकोलेट हुआ, कितने टाइम में हुआ, 20 मिनट्स में हुआ। तो इसका हमें बताना है कि कितना रेट ऑफ परकोलेशन है, वो कितना रहा, तो 0 से 0 कट गया, 220। तो जो हमारा आंसर होगा 20 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 ml पानी जो है ड्रेन आउट हुआ। ठीक है, 1 मिनट में 20 ml वाटर जो है ड्रेन आउट हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें वर्किंग ऑफ हार्ट है, जो आपको ध्यान से सुननी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कई बार 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। देखो क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्या है, 4 फ्लो चार्ट आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा जो है राइट फ्लो चार्ट है ब्लड फ्लो का। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो चार्ट फॉलो कर रहा है, ABCD। तो ये करने से पहले सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि ऑप्शन ए है या बी है या सी है, इसको बताने से अच्छा है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आप फिर खुद आंसर को फाइंड आउट करो, है ना। चलिए, तो एक बार आप ह्यूमन हार्ट देख लीजिए, इसको देख के घबराना नहीं है। रुको, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझाती हूँ। 1 मिनट रुको, एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर ब्लैंक स्लाइड ना आ ही नहीं रही आज। हाँ, आ गई, चलो यही बता देती हूँ। 1 मिनट, हाँ यहाँ समझाती हूँ। ठीक है, देखो मान लीजिए ये हमारा, मतलब वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना, इसको अभी तक देख लो एक बार, बट इसको निकालो, इसको भी, इसको देख के होच पोच हो जाएगा आपको। पहले सिंपल डायग्राम में समझाती हूँ, फिर इस पे वापिस आते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, सिंपल सा बना रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इट्स ओके। 4 चैम्बर्स बना लीजिए आप इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है हमारा राइट ऑरिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। इतना क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, ये देखने के लिए देखो पहले अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, फ्रॉम आर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हमें पता है हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होकर हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुए ब्लड को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भेजेगा, और वहां से होता हुआ फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर निकाल देगा बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ओनली। तो वो ऑक्सीजन रख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस भेज देगा। तो ये इसी की प्रोसेस है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स होकर हार्ट में जा रही है, फिर हार्ट से बॉडी में जा रही है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से कलेक्ट होकर ब्लड में जाती है, ब्लड से वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है और उससे बाहर चली जाती है। तो ये पूरा इसी की प्रोसेस है। तो हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है हार्ट के पास आएगा। ठीक है, चलिए 4 पार्ट्स होते हैं हार्ट के, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां पे आएगा, राइट ओरिकल के पास, और कहां से होता हुआ आएगा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। जो हार्ट के, हमारा हार्ट सेंटर मतलब ऊपर चेस्ट पोर्शन में हमारा हार्ट है, तो ऊपर से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजन, मतलब हार्ट के जो अपर बॉडी पार्ट है वहां से जो ब्लड कलेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो आएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वीना केवा के थ्रू। और जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू। ये समझते जाइए, ठीक है, आराम से समझा रही हूँ, तसल्ली से सुनते जाइए बस चीजों को।
तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया सुपीरियर वेना केवा से, बॉडी के अपर पार्ट से आया राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में। दोनों ही जो ब्लड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है हमारा ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और किसके थ्रू, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो वॉल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है दिस इज ट्राई, सॉरी ये ये ट्राई है ना, तो ये बाय है, ये बायकस्पिड वॉल्व है, बायकस्पिड वॉल्व। इतना क्लियर हो गया। अब राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। और ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग ना यहाँ पे इस तरह से होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड चला गया लंग्स में, ठीक है। ये ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में। देखो पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है क्योंकि हमें पता है आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट ये एक एक्सेप्शन है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होके जा रहा है, और ये एक्सेप्शन है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। लंग्स क्या करेंगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू होता हुआ नेजल, नाक से होता हुआ बाहर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वहां पे ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, अब ये जो ब्लड है ना इस ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ आ जाएगा पल्मोनरी वेन के पास, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन में आ जाएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ दिया लंग्स में। अब लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को हमारा ब्लड जो है लेता हुआ आएगा किसके पास, पल्मोनरी वेन के पास, पल्मोनरी वेन के पास आएगा। और ये पल्मोनरी वेन में क्या, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें सभी बॉडी पार्ट्स में भेजना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा आउटा में, और आउटा इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। सिर्फ इतनी सी ही वर्किंग है हमारे हार्ट की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ब्लड जो है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, चलो नेक्स्ट में बताती हूँ, यहाँ बताती हूँ। ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ लिख के बताती हूँ, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू कहाँ आ गया, हमारे राइट ऑरिकल में आ गया। राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं इसको, और राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल से ये ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है चला जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इसको भेज देगी लंग्स में। फिर इतना आपको क्लियर हो गया, लंग्स में चला गया, लंग्स जो है उसको फिर बाहर निकाल देंगे, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी, दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा राइट ऑरिकल है उसका क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, डीआर से आप याद रख लेना, डॉक्टर टर्म से याद रख लेना, डीआर से डॉक्टर बनता है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं गलत बता दिया, नहीं हाँ सही बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड वाली कहानी समझ आ गई आपको। देखो अब जो सेकंड पार्ट है वहां देखो, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजना है ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लंग्स से आया, लंग्स से पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ आया, पल्मोनरी वेन इसको भेज देगी, कहाँ भेजेगी, लेफ्ट ऑरिकल में,
लेफ्ट ऑरिकल इसको भेज देगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको भेज देगी अओर्टा में, अओर्टा इसको भेज देगा सारे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ भेज देगा? हमारे बॉडी पार्ट्स में, जहां हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये है हमारी हार्ट की वर्किंग। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आइए, आओ देखो। सुपीरियर वेना केवा ये है, इंफीरियर वेना केवा ये है, जहां से क्या हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा था और राइट एट्रियम में आ रहा था ये। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ये लेफ्ट ऑरिकल है। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, वेन से ऑरिकल में गया, ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा ओटा, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे होता हुआ ओटा में जाएगा और ओटा से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारे हार्ट की वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट रह गया होगा, तो एक बार फिर से वीडियो को सुन लेना। और ये नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, तो इन नोट्स को ना एक बार खुद से रीड कर लेना। ठीक है, एक बार खुद से रीड करना, आपको इजिली समझ आ जाएंगी चीजें। ह्यूमन हार्ट इज अ वाइटल फिस्ट साइज ऑर्गन, मुट्ठी के जितना होता है, लोकेटेड इन द चेस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज एंड सेल्स। It consists of 4 chamber and has valves that ensure blood flow in one direction। ये जो valves होते हैं, bicuspid और tricuspid valve, ये इसलिए होते हैं कि ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, नाउ चार हमारे जो चैम्बर्स है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको ऑरिकल भी कह सकते हैं, एट्रियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है? हार्ट इज अ मेन मस्कुलर ऑर्गन विच कॉन्स्टेंटली सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल्सो सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। द ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट इज अ फॉलो। किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, जो मैं अभी पीछे से आपको समझा के आई हूं ना, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखी हुई हैं। The superior and inferior vena cava brings the deoxygenated blood from all parts of the body to the right atrium. The right atrium contracts and the blood flow from the atrium to the right ventricle through the tricuspid valve, which regulate the flow of blood। ये कहानी होगी deoxygenated blood की। The ventricles contract and the blood through the pulmonic valve reach the pulmonary artery, which carries blood to the lung for oxygenation। The oxygen rich blood is brought back to the heart via pulmonary vein to the left atrium। अब left atrium contract करेगा, blood from the atrium move to the left ventricle through the bicuspid valve, which allow blood to flow from left atrium to left ventricle। Further ventricle contract and oxygenated blood is moved away from heart to the aorta and arteries to all parts of the body। सभी arteries, aorta से arteries में जाएगा और arteries से सभी body parts में चला जाएगा। Aorta is guarded by aortic valve। तो ये सारी वर्किंग है जो मैंने अभी आपको समझाई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मतलब वर्किंग ऑफ हार्ट क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में, वर्किंग ऑफ हार्ट समझ में आया है ना, तो आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे। एक बार देख लूं क्लास रिकॉर्ड हो भी रही है। हाँ, हो रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, मतलब अगर हम ऑक्सीजनेटेड की बात करें या डीऑक्सीजनेटेड की बात करें, यहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में जा रहे हैं, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन क्या कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रही थी ना पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि मैंने कहा था पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और दोनों ही एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट यहाँ पे उल्टा है। ये एक एक्सेप्शन है दोनों के लिए, आर्टरी और वेन दोनों की, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों के लिए। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड लिया, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया वेन्स ने, हार्ट के पास गई, हार्ट से ब्लड गया
आर्टरीज में, आर्टरी से गया बॉडी में, बॉडी से गया वेन्स में, वेन्स से देखो आर्टरीज, ये जो हार्ट है ना, हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, पल्मोनरी वेन ने हार्ट को भेजा, हार्ट ने लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में जाता है ना, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में गया, ओर्टा से फिर आर्टरीज में गया, फिर आर्टरीज से बॉडी में चला गया, है ना। फिर जो वेन्स थी, वेन्स से फिर से वापिस हार्ट में गया ब्लड, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ना, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, हार्ट में भेज दिया, और उसके बाद फिर तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आया था ना ब्लड, वो वेन है, वेन से हार्ट में गया, हार्ट से फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी लंग्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको वर्किंग समझ में आई है तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख लीजिए, देखो क्या है, पल्मोनरी लंग्स से अगर पल्मोनरी आर्टरी में गया, मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में थोड़ी ना जाएगा वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स में जाएगा ना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में तो जा रहा है बट हार्ट से आर्टरीज में नहीं जा रहा है, फिर वो वेन से वापस होता हुआ हार्ट में जाता हुआ, हार्ट से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वो उसको लंग्स में भेज देंगे, और लंग्स जो है मतलब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में भेज देगी और लंग्स जो है बॉडी से बाहर निकाल देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा है, लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ी ना जा रहा है ब्लड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है कि थर्ड फिर से वही दिया है कि लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से तो पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है लंग्स से पल्मोनरी वेन, चलो देख लेते हैं, लंग्स से पल्मोनरी वेन में मान लिया हमने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में गया, हार्ट से फिर वेन में गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में नहीं जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज में जाएगा, वेन्स में नहीं जाएगा, क्योंकि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेना, ये जो नोट्स है एक बार फिर से रीड करना, वीडियो एक बार सुन लेना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकी आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखो 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखे हैं ताकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, अगर मैं क्वेश्चन ज्यादा ले लूंगी, 20-30 क्वेश्चन मैंने ले लिए बट मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाई, जस्ट मैंने आपको ऑप्शन बताया, इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, तो फिर वो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से करो ताकि एग्जामिनर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को कर पाओ, है ना। यही हमारा रीजन है क्वेश्चन करने का, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट हमें ऑप्शन बताने हैं, ऑप्शन तो आप कहीं से भी देख लोगे ना, है ना। हमें क्या करना है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पूरा उस टॉपिक को क्लियर करना है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिटेल्ड मैं आपको समझा रही हूँ, और इसीलिए मैंने 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन करने में भी हमें 50-55, हाँ देखो 50 मिनट्स तो लग गए, तो 9 क्वेश्चन करने में हमें 50 मिनट्स लग गए हैं, है ना। तो इसलिए 1 घंटा तो लग ही जाएगा 10 क्वेश्चन करने में, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो, और अगर सिर्फ ए बी से ऑप्शन बताने हैं फिर तो मैं 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन करा दूंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो डायलिसिस की प्रोसेस है किस चीज से एसोसिएट कर रहा है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है। डायलिसिस किस से जुड़ी हुई है, सर्कुलेशन से, एक्सक्रीशन से, रिप्रोडक्शन से, या फिर रेस्पिरेशन से। तो ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है ना, ये एक्सक्रीशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, कैसे, देखो डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस एक्चुअली एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो किडनी है ना, हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम काफी अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में हमने डिस्कस किया है, तो वो अगर आपको डिटेल्ड फॉर्म में देखना है एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, उसका लिंक मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों ही सिस्टम के क्वेश्चन हमने इसमें इन्वॉल्व किए हैं इस सेशन में, और तीनों ही जो सिस्टम है हम काफी डीपली जो है कर चुके हैं डिस्कस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो
तो जो डायलिसिस है ना वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है, क्योंकि किडनी का क्या काम होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है किडनी। तो अगर किसी पर्सन की किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो क्या होगा, उस पर्सन को फिर डायलिसिस करानी पड़ेगी। और ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है, 2 टाइप की डायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस क्या है, एक बार डायलिसिस समझ लो, बाकी 3 ऑप्शन भी समझते हैं फिर। इट इज अ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल्स विद किडनी फेलियर। इट परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ किडनीज बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड विच हेल्प टू मेंटेन द बॉडीज इंटरनल बैलेंस। हमारे बॉडी का जो वेस्ट है, अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है तो हम डायलिसिस के थ्रू उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। और ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है 2 तरह की होती है, एक है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आपको प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, क्लिनिक में विजिट करना पड़ता है, और यहाँ पे इस तरह से एक सेटअप तैयार किया होता है। यहाँ से आर्टरीज आपकी जो आर्टरीज हैं उसके थ्रू यहाँ पे पाइप्स लगाई जाएंगी। ठीक है, रेडियल आर्टरी से कलेक्ट करेंगे, रेडियल आर्टरी से आपका ब्लड आएगा, और जब ब्लड क्लीन हो जाएगा तो रेडियल वेन के थ्रू इस ब्लड को वापिस वेन में बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, तो जब ये कलेक्ट कर रहे हैं, हम बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्लड को प्यूरिफाई करना है, उसको साफ करना है, क्लीन करना है, बिकॉज हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। हमारी किडनी जो है हमारे ब्लड को क्लीन नहीं कर पा रही है, वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही है, तो हम डायलिसिस के थ्रू कर रहे हैं। दिस इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में रेडियल आर्टरी के थ्रू ब्लड को कलेक्ट करेंगे, और ब्लड कलेक्ट हो गए इस तरह से, इस तरह की मशीन में एक आ जाएगा जिसे हम कहते हैं डायलाइजर। ये है एक डायलाइजर जिसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह, इसका जो सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट हमारे ब्लड की तरह होता है, जहां पे ग्लूकोज है, वाटर है, एमिनो एसिड है, बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ठीक है, क्लीन है, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। अब हमारी बॉडी से यहाँ पे ब्लड आया, इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में गया, यहाँ से जो इंप्यूरिटीज होंगी हमारे ब्लड में, वो सारी यहाँ पे कलेक्ट करके इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगी। जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो सेकेंड सॉल्यूशन है, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है अंदर हम कंटिन्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे कंटिन्यू जो सॉल्यूशन है जाता जाए, और जो गंदा सोल्यूशन हो जा रहा है, जो ब्लड इसमें मिक्स हुआ है, जिसमें इंप्यूरिटीज हैं, वो वाला ब्लड हम इसमें मिक्स कर लें। ठीक है, तो जब यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, इंप्यूरिटीज इसमें कलेक्ट कर ली, ये ब्लड प्यूरिफाई हो गया, तो डायलाइजर के थ्रू यहाँ पे इस वेन के थ्रू, रेडियल वेन के थ्रू जो है, इसको हम वापस बॉडी में भेज देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस प्रोसेस, जो जिसके लिए प्रॉपर क्लिनिक में जाना पड़ता है, और ये प्रोसेस जो है करवाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, जो सेकेंड टाइप की डायलिसिस है, इसमें क्या है, एक कैथेटर जो है, एक पाइप जो है हमारे स्टमक में इस तरह से इंसर्ट की जाती है, और यहाँ से जो इंप्यूरिटीज वगैरह होंगी हमारे ब्लड में मिक्स, वो इस तरह से कलेक्ट होके यहाँ पे इस ड्रेनेज बैग में कलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ से जो सोल्यूशन है, फ्रेश सोल्यूशन, ये हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा, और जो इंप्यूरिटीज हैं उसको इसमें कलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस घर में भी कर सकते हैं, नर्स आके आपको इस तरह से इंसर्ट करके कलेक्ट कर सकती है, बट अगर हीमोडायलिसिस करानी है तो उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है। आई होप आपको डायलिसिस समझ आया होगा। 2 तरह की डायलिसिस की प्रोसेस है, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता, रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, और रेस्पिरेशन में भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया एक्सक्रीशन। आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आई बिलीव सो। एंड इसी तरह से हम अपनी हर क्लास जो है डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन जो हैं डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया करेंगे, और पेपर तक काफ़ी क्वेश्चन हम कर लेंगे। इस तरह से 10 क्वेश्चन करते हो काफ़ी हम, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा बेसिक जो है वो भी क्लियर हो रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो वो सब हम करते रहेंगे साथ साथ 10 क्वेश्चन के साथ। और जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है उसमें बस 2 टॉपिक रह रहे हैं, मोशन और साउंड, वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम डेली जो है ये वाला सेशन ले लिया करेंगे। बट जब तक वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, डेली नहीं कर पाएंगे ये वाला सेशन।
वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेली ये सेशन ले लेंगे हम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाला। और उसके अलावा ईवीएस की भी सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे भी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे हम, ठीक है। उसमें तो पैडागोजी इंक्लूड है, 15 क्वेश्चन में थ्योरी प्लस पैडागोजी दोनों है, बट यहाँ पे हम थ्योरी अलग करेंगे, पैडागोजी प्रैक्टिस सेट अलग करेंगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स है आपको मेरे रिशु साइंस अकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।